नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने से पहले आज के हम सबसे पहले करेंगे रिवीजन। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं जीके के। तो आइए सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान की जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये विज्ञान रत्न। तो गोविंद राजन पद्मनाभन को ये हाल ही में दिया गया था। अगला प्रश्न था, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। यहाँ के सीएम मैंने आपको बताया था, सीएम कौन थे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुक्खू से याद रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो शिमला, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न था, किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें 27 देश है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 देशों का समूह है। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन कट्टरता पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी की है भारत के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत के साथ। तो ऑनलाइन कट्टरता क्या होती है मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न था, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है? तो बिहार राज्य से हुई है, ध्यान रखिएगा। पहली बार बिहार ने इसे होस्ट किया है, पटना शहर। अगला प्रश्न था, सिनसिनाटी ओपन टाइटल 2024 किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में आपके जीता है आर्यना सबलांका, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एआई के अभी हाल ही में इस चेयरमैन बने हैं एम सुरेश, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इंडिया में किया गया है, भारत में, अभी दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीपीआईआईटी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अभी जिसे कहते हैं ना कि सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में अमरदीप सिंह को अभी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजेपी शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी इसकी है सिर्फ 8वीं पास आप होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। देखिए चीजें यहां पर तो क्या है वो आपको पता ही है ना, प्रैक्टिकल में आप लोन लेने जाओ तो इतनी जल्दी मिलता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, SLCR परियोजना जैसी आए आप ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कल मैंने आपको बताया था कैपिटल ऑफ डेनमार्क। सी से स्टार्ट है या किस से स्टार्ट है आप मुझे बताइए। आइए आज के प्रश्न शुरू करते हैं कि 24 अगस्त के पहला प्रश्न है कि काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जिसे कैप्स बोलते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? अभी क्या हुआ कि काकरपारा जो एटॉमिक स्टेशन है ये अपने 100% कैपेसिटी पे काम करने लग गया है। इससे पहले इसकी 100% कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा भारत का ये एटॉमिक पावर स्टेशन है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी गुजरात। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहां पे? गुजरात में। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे ही काकरपारा है तो गुजरात में ताला लगा दीजिएगा, ठीक है। गुजरात की कैपिटल कहां क्या है वो आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इसके पॉइंट्स है यहां हम रिवाइज कर लेते हैं। तो गुजरात में काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जिसे कैप्स 4 कहा गया है, में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर ने 21 अगस्त 2024 को पूर्ण क्षमता से संचालन शुरू किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर पूछा ये पूरी तरह इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। इंडिजिनियसली का मतलब कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह इसे डेवलप किया गया है। लोकल जिसे कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो लोकल यहाँ सब कुछ यूज हुआ है, हमारे देश का ही सब कुछ इसमें यूज हुआ है। अगला पॉइंट है कैप्स डिजाइन का भारत ने 2030-31 तक ना 14 और ऐसे रिएक्टर बनाने की अभी योजना बनाई गई है। कब तक? 2031 और 32 तक। वहीं एनपीसीआई 24 रिएक्टरों का संचालन करती है पूरे देश में। 8 और निर्माणाधीन है, जो कौन करेगा? एनपीसीआईएल, ठीक है, नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि 31-32 तक भारत की कितनी मेगावाट तक पहुंच जाएगी? तो 22,480, ये आपको ध्यान रखना।
अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत, और राजधानी मैंने आपको बताई थी गांधीनगर। प्रश्न आ भी जाता है कई बार कि राज्यपाल कौन है। इसी के साथ आइए सारे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी, ठीक है, जो पावर रिएक्टर उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रावत भाटा पूछ लिया था तो राजस्थान में, ठीक है, ये है राजस्थान। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 4x220 मेगावाट, ठीक है। अभी हाल ही में कितनी है, अब इसकी इसने बढ़ाने की अंडर कंस्ट्रक्शन इसको 7 मतलब 1400 मेगावाट करने की अभी बात चल रही है इस पर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इतना। तो आप ये दे सकते हैं ना कि ये बताया हुआ मैंने कि ऑपरेशन कितना है, अंडर कंस्ट्रक्शन कितना है। और वही तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमारा काकरपार गुजरात। और उत्तर प्रदेश में इकलौता है, क्या है, उसका नाम है नरोरा, उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ पर है, ये नोएडा के पास आपके। वही कैगा कहाँ का है, कर्नाटका का पावर प्लांट है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैगा। कलपक्कम तमिलनाडु, ये ध्यान रखा, कई बार आ जाता है इनको कि कलपक्कम कहाँ पे है, और कैगा कलपक्कम से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कैगा देखो छोटा स्पेलिंग है ना कैगा, तो कर्नाटक केरल के बगल में कर्नाटका, ठीक है। वहां कलपक्कम तमिलनाडु, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुंदाकुलम तमिलनाडु, दो तमिलनाडु में ध्यान रखिए, कुंदाकुलम और कलपक्कम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई परमाणु घड़ियों में आमतौर पर किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, ए बैरियम, सी कैल्शियम, या डी रेडियम, या डी सोडियम। इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी कैल्शियम यूज किया जाता है, ठीक है। अब जिससे प्रोनाउंस आप करते हैं सीजियम, ठीक है। तो कैल्शियम भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सीजियम बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और इसका ये ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा मैटर करता है कि ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे पहली परमाणु वाचा कहां पर है, लंदन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लंदन में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करें तो ध्यान रखें कि अंतरराष्ट्रीय समूह ने चंद्रमा पर अपने अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण समय विसंगतियों को संबोधित करने के लिए चंद्रमा समय मानक का प्रस्ताव दिया। अर्थात कि चंद्रमा पे जो समय है ना, वो सभी एजेंसियां, जितनी भी स्पेस एजेंसियां है ना, एक जैसा समय यूज करें, इसके लिए भी बात चल रही है। तो सबको विसंगतियों को संबोधित करना है, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग जो टाइमिंग जोन है उनको एक करना है। तो क्या बात है, टाइम जोन्स को एक करना है, ठीक है, एक करना है। वही परमाणु घड़ियां जीपीएस दूरसंचार अनुसंधान में सटीकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग डिवाइस होते हैं। ध्यान रखिए, अगर टाइम को जिसे कहते हैं कीपिंग डिवाइस सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो परमाणु घड़ियां। ये घड़ियां केसियम, जिसे कहते हैं सीजियम 133 इसका पूरा नाम है, जैसे परमाणुओं की स्थिर गुणमान आवृत्तियों का उपयोग करके समय को मापती है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, तो लोई एसन और जैक पेरी। ध्यान रखिएगा, 1955 में पश्चिम लंदन में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दुनिया की पहली सीजियम 133 परमाणु घड़ी विकसित की। प्रश्न आ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है। तो बात हो रही है किस क्रिकेटर को इससे सम्मानित किया गया है, ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी यशस्वी जायसवाल, या डी फिल सॉल्ट। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी रोहित शर्मा को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इसमें सम्मानित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो हमारे ऑप्शन है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये हम इस स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, 2023-24 में जो सीएट क्रिकेट पुरस्कार है ना, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है राहुल द्रविड़ को। वर्ष का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है रोहित शर्मा को। टेस्ट मैच में प्रदर्शन में पुरुष में दिया गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को। वनडे पुरुष में ना प्रदर्शन में सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा पूरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे मोहम्मद शामी, आपको पता ही होगा ना, अभी T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका। वही T20 पुरुष में प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज फिल साल्ट जो कि इंग्लैंड के हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज टीम साउदी न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। वहीं घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन में पुरुष में सबसे बेस्ट है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर साई किशोर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर हैं, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्मृति मंदाना को दिया गया है, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दीप्ति शर्मा को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्सॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेसोकॉम के भी प्रेसिडेंट बने हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए
राजेश नंबियार, बी गोविंद मोहन, सी विनय क्वात्रा या डी जय शाह। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, राजेश नंबियार को भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं बाकी अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कि जो भी हाल ही में सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बता दूं कि ये है हमारे राजेश नंबियार, इनकी फोटो ध्यान रखिएगा। वहीं नेस्कॉम की नेशनल एसोसिएशन, नेस्कॉम की बात कर रहे हैं, एक ना सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जिसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म, तो नेस्कॉम एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ है। पूछा जाए तो क्या है, तो व्यापार संघ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखें कि गैर सरकारी है, कई लोग इसको सरकारी बता देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम बात करें तो शिव वालिया को HCL का नया टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार ने ESIC, ठीक है, एम्प्लॉयड सर्विस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसके महानिदेशक का पदभार संभाला है। वहीं रियोहलंग धर को 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न आ सकता है। रियोल हंग और अशोक कुमार, ये ध्यान रखिएगा, ESI के महानिदेशक। पूर्ण सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो हेल्थ सेक्रेटरी की बात हो रही है, किसको किया है, पूर्ण सलीला श्रीवास्तव। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। सुमित बाली को यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। अच्छा आप बताइए नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, कमेंट कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अमेजॉन वनीकरण को निधि देने के लिए दुनिया का पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड की बात हो रही है, ताकि फंड किया जा सके अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम या डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, ए वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में ये फैसला किया है। ठीक है, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विश्व बैंक ने अमेजोन पुनर्वनीकरण मतलब अमेजोन रेन फॉरेस्ट का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड जारी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, जो पैसा आप इस बॉन्ड को खरीदेंगे वो पैसा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, कहां पर है आपको पता ना, साउथ अमेरिका, ब्राजील से लेके कहां कितने कंट्रीज तक फैला हुआ है, तो उसके रख रखाव में इसको पैसे को यूज किया जाएगा। वहीं बॉन्ड की कीमत कितनी है, $225 मिलियन का बॉन्ड है। ठीक है, इसकी अवधि 9 साल तक है। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अच्छा, ऋण क्या होता है, अनुदान। तो ऋण आप इस प्रकार समझिए, जैसे आप किसी से ऋण लेते हैं ना, आपको देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप भाई किसी से लोन लोगे तो देना पड़ेगा। और ग्रांट क्या होता है, दोनों में फर्क यह है कि जो लोन होता है ना, वो आप मांगने जाते हो तो आपको मिलता है और आपको वापस करना पड़ता है। ग्रांट होता है ना, अपने आप दिया जाता है, मतलब एक तरह का दान दे दिया जाता है, और दान जब दे दिया जाता है ना, उसको लिया नहीं जाता, ये ध्यान, इसको आपको वापस देने की जरूरत नहीं होती, यही होता है। अच्छा, विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसे कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA, इन दोनों को मिला के ना एक समूह बनाया गया है जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा, और गठन इसका 1944 में हुआ था। मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC। कहां पर है, USA, जिसे आप अमेरिका कहते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लुसान डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में हुआ है, आपको ध्यान रखिए। लुसान, अच्छा लुसाने, ये क्या आपको लग रहा हो क्या है, लुसाने ध्यान रखिए स्विट्जरलैंड में एक जगह है। ठीक है, एक सिटी बोल सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहां का एक सिटी है जहां पे अभी हाल ही में ये लीग हुई थी, तो इसको बोलते हैं डायमंड लीग, लुसान डायमंड लीग। तो इसमें कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में, आपको पता है ना, इतिहास रचा है। उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था, याद है। और गोल्ड मेडल किसने जीता था पेरिस ओलंपिक्स में? गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के, क्या नाम था अगर आप बता सकते हो, पाकिस्तान के नदीम जावेद, नदीम जावेद, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं आइए ऑप्शन देखते हैं, ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी ब्रॉन्ज या डी कोई नहीं। तो इन्होंने ध्यान रखिए ए सिल्वर मेडल जीता है, जो इन्होंने पेरिस में जीता था वही यहां पर भी जीता है, याद रहेगा इससे आपको। ठीक है, अच्छा पेरिस में बताइए भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो मैंने बताया था ना 5+1 याद रखना, 5 कांस्य जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। ठीक है,
तो ब्रॉन्ज मेडल 5, 1 सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर फेंका था। तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स के पीछे दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। तो पहला स्थान गोल्ड किसने जीता है? तो ग्रेनेडा एक कंट्री है, इसके नाम है एंडरसन पीटर्स, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ एक बारी ना इंपॉर्टेंट जो इसका मैप है वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है आपको पता ही होगा, है ना, जूरिक, ठीक है। सॉरी इसकी कैपिटल, एक मिनट, इसकी कैपिटल अगर हम कहें कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका जूरिक और ये आपका बर्न। बर्न किसकी कैपिटल है? बर्न इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये है बेसल और ये आपका लॉज़ान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 19 अगस्त या डी 16 अगस्त। ध्यान रखिएगा बी उत्तर है। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष यह स्लेव ट्रेड एबोल्यूशन डे मनाया जाता है इंटरनेशनल, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्लेवरी को एंड करते करते ना दुनिया के कई देश आजाद जब हुए तभी स्लेव आजाद हुए, ये आपको ध्यान रखना है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अगस्त के डेज हैं उनको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 अगस्त को हम अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाते हैं, 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाते हैं, 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं। वहीं 9 अगस्त को हम साथ साथ नागासाकी डे भी मनाते हैं। नागासाकी डे आपको पता ना, जापान पे यूएसए द्वारा एटम बम गिराया गया था ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाते हैं, 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। वहीं 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबान और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। अच्छा, 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं राजीव गांधी की याद में। वहीं 23 अगस्त को इसरो दिवस भी हम मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मुंबई एयरपोर्ट, बी बेंगलुरु एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या डी कोलकाता एयरपोर्ट। इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने भी हाल ही में देश का क्या मतलब देश का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने अचीव किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब होता है आपने जितना कार्बन आपने प्रोड्यूस किया ना, उतना ही आपने यहां पर उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया। मतलब जितना प्रोड्यूस किया उतना ही न्यूट्रलाइज भी कर दिया, उतना खत्म भी किया आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, खत्म भी किया। क्या आपको इसे कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। तो इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखिए, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद है पिछले साल 2023 में दिसंबर या नवंबर में मिला था इसको अवार्ड। तो प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड इसको दिया गया था। मतलब जो भी इसका वेस्ट होता है ना, तो उन्हें क्या किया कि लैंडफिल ना करके उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया, तो इन्होंने लैंडफिल नहीं किया, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना। आइए इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख लें। तो दिल्ली हवाई अड्डे ना एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI बोलते हैं द्वारा एयरपोर्ट कार्बन प्रतिशतन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके साथ यह बहुत बड़ा इतिहास रचा है। वहीं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने स्तर 5 प्रमाण अर्जित किया है। तो पूछा कि कितने प्रमाणन? तो 5 लेवल, ये ध्यान रखिए, बहुत ही बड़ा चीज है। प्रश्न आ सकता है कितने लेवल स्तर इसने हासिल किया? तो 5, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने में इसकी सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से यह लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था। मतलब 2030 तक जो भारत को हासिल करना था ना लक्ष्य जीरो कार्बन का एयरपोर्ट्स को, तो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको ये हासिल करना था, ये लक्ष्य तैयार किया था। लेकिन 6 साल पहले ही यह इतिहास रच दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा? इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखें, IGIG से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट, सबसे सुंदर एयरपोर्ट, सबसे जिसे कहते हैं कि बेस्ट सर्विसेज है,
वो है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा, ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। क्या है? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है किस मंत्रालय ने, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। दो मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव के पास, अश्विनी वैष्णव, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इनके पास दो मंत्रालय है। कौन कौन सा? एक रेलवे भी है। ठीक है, रेलवे नहीं, रेलवे नहीं, रील बनाते हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, बनाना चाहिए, सबका अपना एक प्राइवेट लाइफ है। तो रेल मंत्रालय, ये ध्यान रखिए, रेल मंत्रालय है ये, इन्होंने भी ये लॉन्च किया है साथ में, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया, अभी सीजन 2 भी आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फॉर हुम पीएम जनमन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड। पीएम जनमान मिशन किसके लिए शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति, ये बी महिलाओं के लिए, सी कमजोर जनजातियों के लिए जिसे बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, पीवीटीज बोलते हैं ना आप लोग, जो कि पूरे देश में कितनी है? 75 ग्रुप्स हैं इनके। ठीक है, समूह है, सिर्फ 75 समूह है। मतलब कि जितने भी ट्राइब्स होते हैं ना, उन ट्राइब्स में सबसे जो कमजोर हैं वो 75 हैं जो ट्राइब्स के समूह हैं, ये ध्यान रखिएगा। या ज्योतिषी के लिए लॉन्च की गई। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए सी, पीवीटीज के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य अगर आप देखेंगे ना, तो एक मिनट ये मैं कर दूं, तो पीएम जनमन का उद्देश्य जो है इसका है कि पीवीटीज बहुल आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री जुएल ओरम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल 75 पीवीटीज हैं, यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ यह देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस में, एसएससी हो या रेलवे हो या यूपीपी से, इन सभी में ये प्रश्न आते रहते हैं। जो खास करना उन्हीं को हम यहां रखते हैं, 5 प्रश्न डेली। तो ध्यान रखिए, एक प्रश्न था कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योग और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो किसमें था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो 5th पंचवर्षीय योजना जो थी ना, तो कौन सी? दूसरी, सेकंड जो हुई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो जोरहाट, ये ध्यान रखिए। किस शहर में? जोरहाट एक शहर है। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला बजाते थे, अभी इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। किससे? कथक, ये ध्यान रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सब प्रश्न आ चुके हैं। तो रायगढ़ घराना किस नृत्य से शैली से संबंधित है? कथक। रायगढ़ कथक, 4-5 बोलोगे आपको याद हो जाएगा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? बात हो रही है अपनाया गया था। ये सब देखिए, इन वर्ड्स को ना पकड़ लीजिए, अगर ये पकड़ लिया करें। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? अच्छा, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, हमारे संविधान के जब जब आपका बना था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बताइए उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन में आप कमेंट करिए। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे 25 अगस्त को। 25 अगस्त को हमारा संडे है, तो हम सभी रिवीजन करेंगे पूरे हफ्ते हमने जो भी पढ़ा, ये ध्यान रखिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए। इफ यू रियली वांटेड टू सक्सीड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो रिवीजन इज अ मस्ट। If you forget it, you will definitely forget all the things that I have taught you in a single week. हर हफ्ते का रिवीजन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।